हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो क्लास 12th का नागरिक शास्त्र का विषय है उसमें जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो हम जानेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न इसमें आपको बताया जाएगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है वो इसमें है। और वो प्रश्न है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है? उत्तर, साम्यवादी सत्ता पर इसके परिणामों का आकलन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे हम, शॉक थेरेपी से अभिप्राय आघात पहुंचाकर उपचार करने से है। यह पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल है जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया था। तो शॉक थेरेपी क्या है? इसका आशय ये होता है कि आघात पहुंचाकर और उसका उपचार करने से है। जो पूंजीवादी थी, पूंजीवादी व्यवस्था, उसको लाया जा रहा था जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित थी। अर्थात रूस में जो शासन प्रणाली चल रही थी, जैसी व्यवस्था थी, उसके स्थान पर पूंजीवाद की ओर ये लोग अग्रसर हो रहे थे। तो आगे पढ़ेंगे तो आगे जैसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये था। तो कम्युनिस्ट शासन के खात्मे के बाद रूस में जिस तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहाँ मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नए तरह की व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। तो रूस में जो कम्युनिस्ट शासन चल रहा था, उसके खात्मे के बाद से रूस में जिस तरह की आर्थिक, मान लीजिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर चल रही थी, उसके स्थान पर जो एक नए तरह की शासन व्यवस्था लाई जा रही थी, वही शॉक थेरेपी थी। देखिए, जैसे कि अभी तक रूस की कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था। अर्थात जो रूस में कृषि भूमि थी, चाहे उद्योग धंधे हुए, उन सभी पर सरकारी नियंत्रण था। जो सरकार थी उसका नियंत्रण था, जिसे समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है और उसको समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। परंतु अब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था और जो पहले सरकार के नियंत्रण में था, अब उसे निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था, यानी प्राइवेट सेक्टर में लिया जा रहा था, जिसे पूंजीवाद व्यवस्था समझा जाता है। तो जो चीज़ें सरकारी नियंत्रण में थी, अब उन्हें निजी हाथों में लिया गया, निजी नियंत्रण में किया गया, तो वही पूंजीवाद व्यवस्था उसे समझा जाता है। इस प्रकार अभी तक रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी, पर अब वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करनी थी। इस प्रकार एक तरह से रूसी समाज और इसकी अर्थव्यवस्था की कायापलट की जानी थी, जो भारी उथल पुथल का कारण बनी। इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो जो रूस में इस समय तक वहाँ पर जो रूस में उस टाइम समाज में जो भी आर्थिक व्यवस्थाएं थी और जिस तरह की शासन प्रणाली वहाँ पर चल रही थी, उसमें एक भारी उथल पुथल आने वाली थी। तो जब इतना एक काया पलट हुआ, परिवर्तन हुआ, तो इस परिवर्तन को ही शॉक थेरेपी कहते हैं। अर्थात जो पहले वहाँ पे कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी, अब उसके जगह पर लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करनी थी। तो इसीलिए इसी परिवर्तन से ही वहाँ पे बहुत सारा, कहीं भी कुछ परिवर्तन होता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भारी उथल पुथल हुआ, तो इसी वजह से इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा था कि शॉक थेरेपी जो थी, पहले उसको आपको शॉक थेरेपी क्या है वो बताइए और फिर उसके परिणाम बताना है। तो हम हेडिंग डालेंगे, शॉक थेरेपी के परिणाम। वर्ष 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी का परिणाम आशानुरूप नहीं आया, बल्कि इसके विपरीत पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि सोचा गया था, उससे विपरीत इसका जो प्रभाव है वो आया अर्थव्यवस्था का। जैसे पहला लिखेंगे, अर्थव्यवस्था में गिरावट। अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई। किस तरह से क्या हुआ वो हम इसमें लिखेंगे। शॉक थेरेपी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। रूस का राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा पूर्ण रूप से हिल गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों अथवा कंपनियों को बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो परिणाम हुआ, अर्थव्यवस्था में बहुत भारी गिरावट हो गई।
जो उस टाइम रूस की अर्थव्यवस्था थी वो सारी एकदम से इधर से उधर हो गई। मतलब कि जो पूरा उसका एक स्ट्रक्चर था वो सारा हिल करके रह गया। लगभग 90% उद्योग जो हैं वो निजी हाथों को बेच दिए गए और इसी को इतिहास का सबसे बड़ा गैराज सेल नाम दिया गया। इसमें दूसरा लिखेंगे रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट। और जो रूसी मुद्रा थी वहाँ के मूल्य में गिरावट आई। अर्थव्यवस्था के अस्त व्यस्त हो जाने के कारण रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई, जिससे मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि लोगों की जमा पूंजी एवं सामूहिक खेती प्रणाली के समाप्त होने के साथ साथ लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा भी समाप्त हो गई। तो वहाँ पे बहुत भारी जो मुद्रा में बहुत भारी गिरावट आ गई थी। मुद्रा की जो मूल्य गिरावट है उसमें। फिर तीसरा हेडिंग लिखेंगे सामाजिक कल्याण की व्यवस्था का अंत। सोवियत संघ की पुरानी समाज कल्याण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ऐसे में सरकारी छूट के समाप्त होने के कारण अधिकांश लोग गरीब हो गए। चौथा, खाद्यान्न का आयात। खेती के निजी हाथों में आ जाने से रूस में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, जिससे रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। वर्ष 1999 में रूस का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1989 की तुलना में बहुत कम था और पुरानी व्यापारिक व्यवस्था भी समाप्त हो गई थी एवं इसके स्थान पर अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण नहीं हो पाया। तो जैसा कि इसके पहले वाले हेडिंग में आपने पढ़ा था कि समाज कल्याण की व्यवस्था का अंत, उसमें जो पहले सरकारी हाथों में सारी चीज़ें थी, व्यवस्था थी, तो सरकार कुछ चीज़ों में लोगों को छूट कर देती थी, जिससे गरीब लोगों का भी भरण पोषण आसानी से हो जाता था। तो जब ये चीज़ें निजी हाथों में चली गई, सरकारी में थी तो कुछ गरीबों का भी फ़ायदा था, लेकिन अब निजी हाथों में जाने से वो छूट नहीं मिलती थी, जिससे बहुत सारे लोग और भी गरीब होते चले गए। फिर खाद्यान्न का आयात जो है और इसके बाद से खेती भी निजी हाथों में चला गया और इससे खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट है माफिया वर्ग का उदय। माफिया वर्ग को जराइम पेशा लोग भी कहते हैं। गरीबी बढ़ने के बाद समाज का मध्यम वर्ग संकट में आ गया। जो लोग शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में संलग्न नहीं थे वे स्थानांतरित हो गए। कई देशों में माफिया वर्ग उभरा तथा इसने आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। नेक्स्ट है बैंकों का दिवालियापन। इसमें लिखेंगे रूस के लगभग 1,500 बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान शॉक थेरेपी के कारण दिवालिया हो चुके थे। इन्हीं में से रूस का दूसरा बड़ा बैंक इकॉम था जो दिवालिया हो चुका था। इससे न केवल ग्राहकों बल्कि 10,000 कंपनियों और शेयरधारकों की जमा पूंजी भी डूब गई थी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको 500 शब्दों में लिखना है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि कैसे लिखना है। धन्यवाद।